गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट फिजिक्स। और एनसीईआरटी सिलेबस में फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिक जगत है। तो आज हम इसी अध्याय पर बातचीत करेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर और पूरे सिलेबस में यही एक ऐसा इकलौता अध्याय है जिसमें ना कोई डेरिवेशन है और ना ही कोई न्यूमेरिकल्स है। इस अध्याय में केवल परिभाषाएं हैं और कुछ प्राकृतिक नियमों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम शुरुआत करेंगे भौतिकी क्या है। इस अध्याय का पहला टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। भौतिकी अथवा भौतिक विज्ञान को समझने के लिए हमें प्रकृति के दो महत्वपूर्ण हिस्से द्रव्य एवं ऊर्जा को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए उससे पहले हम द्रव्य को और ऊर्जा को ठीक से समझ लेते हैं कि द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो एवं जिसकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, जैसे जल, वायु इत्यादि। ऐसे बहुत से पदार्थ हैं इस प्रकृति में जो द्रव्य की श्रेणी में आते हैं। दूसरा हिस्सा है प्रकृति का ऊर्जा। ऊर्जा किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, अर्थात किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। इन्हीं दोनों का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो आइए अब अपने मुख्य टॉपिक पर आ जाते हैं, जो भौतिकी क्या है इस पर चर्चा करते हैं। द्रव्य और ऊर्जा को समझने के बाद हम भौतिक विज्ञान को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है एवं इसमें हम द्रव्य एवं ऊर्जा की विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तथा द्रव्य का ऊर्जा एवं ऊर्जा का द्रव्य में रूपांतरणों का भी अध्ययन करते हैं। अर्थात भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा की विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं तथा रूपांतरण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। भौतिकी अथवा भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं तथा इसे ग्रीक भाषा में फ्यूसिस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात क्लासिकल फिजिक्स में भौतिक विज्ञान का एक अन्य नाम प्राकृतिक विज्ञान भी है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है आपका भौतिक विज्ञान की शाखाएं, अर्थात भौतिकी का कार्यक्षेत्र एवं रोमांच। चलिए हम देखते हैं कि भौतिकी का कार्यक्षेत्र कितना है, उसका एक्साइटमेंट कितना है। भौतिकी का कार्यक्षेत्र तथा रोमांच, स्कोप एंड एक्साइटमेंट
ऑफ फिजिक्स। तो आधुनिक भौतिकी का कार्य क्षेत्र तो बहुत विस्तार है, पर हम इसे दो हिस्सों में बांटकर अध्ययन करते हैं। नंबर 1 स्थूल अर्थात माइक्रोस्कोपिक, और नंबर 2 सूक्ष्म अर्थात माइक्रोस्कोपिक। संपूर्ण भौतिकी की कार्य क्षेत्र को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं एवं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्वांटम मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में विस्तारित अध्ययन के लिए हम भौतिकी को मुख्यतः 5 शाखाओं में विभाजित किए हुए हैं। इसे आप नोट कर लें तो हम उसे बताते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में हम भौतिक विज्ञान को मुख्यतः 5 शाखाओं में विभाजित किए हैं। अर्थात अगला टॉपिक होगा आपका जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, भौतिक विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो चलिए देखते हैं। भौतिक विज्ञान की पहली शाखा है यांत्रिकी। भौतिक विज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम यांत्रिकी से ही शुरू हुआ, मैकेनिक्स। तो चलिए समझते हैं ये मैकेनिक्स क्या है, यांत्रिकी किसे कहते हैं। तो ध्यान रहे, यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य की विरामावस्था या गत्यावस्था का अध्ययन किया जाता है। फिर से समझिए, यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पिंड की विरामावस्था या गत्यावस्था का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्थित विज्ञान और गति विज्ञान। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्थित विज्ञान क्या है? यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है उसे स्थित विज्ञान कहते हैं, एवं यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गत्यावस्था का अध्ययन किया जाता है उसे गति विज्ञान कहते हैं। साथ में आप इसे नोट भी करते चलें। चलिए, उसके बाद हम भौतिक विज्ञान की दूसरी शाखा पर चर्चा करेंगे जो है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स।
की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण, स्थानांतरण एवं ऊष्मीय संतुलन की विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं तथा भौतिक विज्ञान की तीसरी ब्रांच है, तीसरी शाखा है दोलन तथा तरंगें। ऑक्सीलेशन एंड वेव, यह भी भौतिक विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है। इसमें हम दोलित्र वस्तुओं तथा उनसे उत्पन्न किसी माध्यम में विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया अर्थात तरंगों का अध्ययन करते हैं। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दोलित्र वस्तुओं से किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया का अध्ययन किया जाता है उसे दोलन तथा तरंगे कहते हैं। मैं ऊपर से कुछ मिटा रहा हूं और आप लोग इसे साथ में नोट करते चलेंगे। भौतिकी की तीसरी चौथी महत्वपूर्ण ब्रांच है वैद्युतिकी। जिसका मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रो डायनामिक्स, तो चलिए भौतिक विज्ञान की चौथी हेडिंग डालिए वैद्युतिकी। इलेक्ट्रिसिटी। आइए देखते हैं वैद्युतिकी क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशित अथवा वैद्युतमय वस्तुओं में चुंबकत्व उत्पन्न किया जाता है या चुंबकत्व का अनुभव किया जाता है उसे वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युतिकी को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नंबर 2 धारा वैद्युतिकी। इलेक्ट्रो डायनामिक्स। और नंबर 3 विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। चलिए इन्हें समझते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या है, धारा वैद्युतिकी क्या है और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। यहाँ इलेक्ट्रो का तात्पर्य इलेक्ट्रॉन से है और इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। तो स्थिर वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेश
की विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है एवं धारा वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश के एक समान गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है। चार्ज एट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, जब चार्ज या आवेश एक नियत वेग से, नियत चाल से गति कर रहा हो तो उसका अध्ययन धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत किया जाता है। और जब आवेश त्वरित हो जाता है अर्थात उसकी स्पीड बहुत अधिक हो जाती है तो वह अपने साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्सर्जित करने लगता है, जिनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगों में अध्ययन करते हैं। अर्थात वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के त्वरित अवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। When charge accelerated, जब चार्ज त्वरित हो जाए तो उसका अध्ययन हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के अध्ययन अंतर्गत करते हैं। फिर भौतिक विज्ञान की अगली महत्वपूर्ण ब्रांच की हम बात करेंगे जो है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा पर आधारित विभिन्न परिघटनाओं जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, किरण प्रकाशिकी एवं तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हम प्रकाश ऊर्जा के किसी माध्यम में गति करने पर उसके पथ का अध्ययन करते हैं अर्थात किरणों का अध्ययन करते हैं। और तरंग प्रकाशिकी में, वेव ऑप्टिक्स में हम प्रकाश के तरंग गुण का अध्ययन करते हैं अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के तरंग गुण का अध्ययन किया जाता है उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। तो ये रहा संक्षिप्त में भौतिक विज्ञान की मुख्यतः शाखाओं के बारे में। एवं इस अध्याय में अगला टॉपिक है प्रकृति में मूल बल। उसे स्टार्ट करने के पहले आप वीडियो को पॉज करें और स्क्रीन पे जो भी लिखा है उसे आप नोट कर लें। चलिए हम इसे मिटा रहे हैं और हेडिंग डालेंगे अगली, प्रकृति में मूल बल। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। प्रकृति में मूल बल। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। चलिए देखते हैं प्रकृति के वे कौन कौन से बल हैं जो मूल बलों की श्रेणी में रखे गए हैं। तो बच्चों ध्यान रहे, प्रकृति का पहला मूल बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स।
जो प्रकृति में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला बल है। इस बल के लिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ना पड़ेगा, जिसकी सहायता से गुरुत्वाकर्षण बल की गणना की जाती है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल F = G(m1m2/r²), ये फार्मूला न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त हुआ है, जिसमें m1 है पहले पिंड का द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम होगा। m2 है दूसरे पिंड का द्रव्यमान और इसका भी मात्रक किलोग्राम ही होगा। r है दोनों पिंडों के बीच की दूरी, इसका मात्रक होगा मीटर। और कैपिटल G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका तात्पर्य यह है कि ये ब्रह्मांड में सभी पिंडों के लिए नियत होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मात्रक होगा न्यूटन × मीटर² और समस्त ग्रहों के लिए, सभी पिंडों के लिए इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन × मीटर² होता है। आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। प्रकृति में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसकी गणना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से की जाती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों कथनों को संयुक्त करने पर यह एक फार्मूला प्राप्त हुआ है, जिसकी सहायता से गुरुत्वाकर्षण बल की गणना की जाती है। अब आइए इस गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले आप इसे नोट कर लें और हेडिंग डालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। चलिए हेडिंग डालिए गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। Properties of gravitational force। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो यह है कि यह सदैव आकर्षण बल होता है। ये कभी भी पिंड को प्रतिकर्षित नहीं करता। हर पिंड गुरुत्वाकर्षण बल से अपने और दूसरे पिंडों को सदैव आकर्षित ही करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात दो पिंड हैं तो उन पिंडों के बीच
माध्यम हो या ना हो, इससे इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होता है। क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होता है, अर्थात यह एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। यह सदैव दो बलों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल और दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाए गए बलों का संयोग होता है। अर्थात न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से F = Gm1m2/r², ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाए गए बल एवं दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर भी लगाए गए बल, दोनों की गणनाएं इसी फार्मूले से होती हैं। एवं गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगली विशेषता है इसकी, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा अगली विशेषता इसकी है, गुरुत्वाकर्षण बल इन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यह गुरुत्वाकर्षण बल जो किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करता है, वह इन पिंडों के बीच किसी अन्य पिंड की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात इन पिंडों के बीच जो पहले बल लग रहा होगा वही बल ये तीसरा पिंड आ जाने के बाद भी लगेगा। तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ विशेषताएं, आप इन्हें भी नोट कर लें। और अगली हेडिंग डालेंगे विद्युत चुंबकीय बल, मिटा रहे हैं इसको। तो चलिए अगली हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो भी प्रकृति का एक मूल बल है। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल की भांति यह भी प्रकृति में उपस्थित पिंडों के कुछ गुणों के कारण कार्य करता है, परंतु थोड़ा अलग है। गुरुत्वाकर्षण बल पिंड के एक स्वाभाविक गुण द्रव्यमान के कारण कार्य कर रहा था, जबकि वैद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल पिंडों के स्वाभाविक गुण आवेश के कारण कार्य करेगा। अर्थात यह सदैव आवेशित वस्तुओं में ही कार्य करता है। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, या किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं में उनके आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल की गणना कूलाम के नियम से की जाती है। जो प्रकृति में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। यह फार्मूला भी ठीक गुरुत्वाकर्षण बल की तरह ही है, परंतु इस बल में गुरुत्वाकर्षण बल से कुछ अलग विशेषताएं हैं। इसका
फोर्स कांस्टेंट भी अलग है जिसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं। और ये Q1 Q2 वो दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच ये बल लग रहा है, तथा R स्क्वायर उन्हीं आवेशों के बीच की दूरी है। अर्थात ये Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो कूलाम के नियमानुसार उनके बीच लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल F = K Q1 Q2 R स्क्वायर, जहां K इन दोनों आवेशों के बीच माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। K दोनों आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम की वैद्युत शीलता कहलाती है एवं इसे कूलम नियतांक भी कहते हैं। इसे कूलम नियतांक भी कहा जाता है तथा इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एवं Q1 पहला आवेश है, इसका मात्रक कूलम होगा। Q2 दूसरा आवेश है और इसका भी मात्रक कूलम ही होगा। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है जिसका मात्रक मीटर होगी। इसके बाद हम वैद्युत बल की भी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे, तो उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे जो भी लिखा है उसे नोट कर लें। चलिए मिटा लें इसको और हेडिंग बनाइएगा विद्युत चुंबकीय बल की विशेषताएं। विद्युत चुंबकीय बल की विशेषताएं या गुण। विद्युत चुंबकीय बल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए, इसे कूलम बल भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल, उसकी पहली विशेषता है यह बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। यह बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि किन्हीं दो आवेशों अथवा आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला विद्युत चुंबकीय बल उन दोनों आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। ये बीच के माध्यम पर निर्भर करता है एवं विद्युत चुंबकीय बल भी गुरुत्वाकर्षण बल की भांति एक क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म होता है तथा विद्युत चुंबकीय बल भी किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले विद्युत चुंबकीय बल उनके बीच किसी अन्य आवेश की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात विद्युत चुंबकीय बल किन्हीं दो आवेशों के बीच जो कार्य कर रहा है उन आवेशों के बीच
किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। तो ये है विद्युत चुंबकीय बल की कुछ विशेषताएं। चलिए प्रकृति के मूल बलों की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप इसे नोट कर लें और अगली हेडिंग डालिए, क्षीण नाभिकीय बल। दो प्रकार के प्रकृति में न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल हैं, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। और ये दोनों बल भी प्रकृति के मूल बलों में आते हैं। तो पहली हेडिंग को तीसरा नंबर जो प्रकृति का मूल बल है क्षीण नाभिकीय। क्षीण को आप दुर्बल भी कह सकते हैं, दुर्बल मतलब कमजोर। नाभिकीय बल पर इसके नाम पर मत जाइए, भले इसका नाम दुर्बल है लेकिन यह विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत स्ट्रांग होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चलिए देखते हैं क्षीण नाभिकीय बल क्या है। ये परमाणुओं में किसी पदार्थ के क्या किसी पिंड के परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों अर्थात न्यूक्लियनों एवं इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है। अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों अर्थात न्यूक्लियनों तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। प्रकृति का चौथा मूल बल है प्रबल नाभिकीय बल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल होता है। अर्थात किसी परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखने के लिए, संयोजित करके इकट्ठा रखने के लिए आवश्यक बल को ही प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, जो प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है और यह भी एक प्रकृति का मूल बल है। तो ये चार प्रकार के प्रकृति के मूल बल हैं, आप इन्हें भी नोट कर लें और इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे भौतिक नियमों की प्रकृति, जिसके अंतर्गत हम कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डालिए भौतिक नियमों की प्रकृति। भौतिक नियमों की प्रकृति। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं।
ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या? यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल संरक्षी बल हो, अर्थात पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स हो, जो पथ पर निर्भर न कर रहा हो, तो उस पिंड की संपूर्ण ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। बच्चों ध्यान से, मैं इतनी बड़ी डिफिनेशन बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। आप वीडियो को स्पीड कम करके या वीडियो को रोक करके या बात को सुन करके अच्छे से नोट करिएगा। फिर से सुन लीजिए। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल एक संरक्षी बल हो, तो उस पिंड का संपूर्ण ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम अथवा सिद्धांत कहते हैं। प्रकृति का दूसरा संरक्षण नियम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बाह्य बल 0 हो, अर्थात किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, तो उस पिंड का संपूर्ण रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है। अर्थात जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है, जिसका परिमाण उस पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, वो सदैव कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स या कुल बाह्य बल 0 हो, तो उस पिंड का संपूर्ण रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला प्रकृति का नियम है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी रेखीय संवेग संरक्षण की तरह ही है। जब किसी पिंड पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो उस पिंड में वेलोसिटी आती है, अर्थात वह पिंड वस्तु को विस्थापित करने का प्रयत्न करता है या विस्थापित करता है। परंतु कोणीय संवेग किसी पिंड में तब उत्पन्न होगा जब किसी पिंड को विस्थापित न करके उसे किसी स्थिर अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न किया जाएगा, जिसका कार्य बल नहीं बल्कि बलाघूर्ण करता है। तो यदि किसी दृढ़ पिंड पर कोई एक्सटर्नल बलाघूर्ण कार्य न कर रहा हो, अर्थात कोई पिंड इसको कोई बलाघूर्ण इसको घुमाने का प्रयत्न न करे, अर्थात इस पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो, तो उस पिंड का कोणीय संवेग सदैव नियत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात J इक्वल्स टू कांस्टेंट। यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो, तो उस पिंड का संपूर्ण कोणीय संवेग सदैव नियत रहता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। और प्रकृति के मूल
या भौतिक नियमों में अगला है आवेश संरक्षण का नियम। उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें और हेडिंग बनाएंगे आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां आवेश से संबंधित कुछ बातें हो रही हैं जो प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं या द्रव्य का एक मूल गुण है और आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि किसी पिंड पर उपस्थित संपूर्ण आवेश सदैव नियत रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी पिंड का संपूर्ण आवेश सदैव संरक्षित होता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी पिंड का संपूर्ण आवेश सदैव संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगला भौतिक नियम आप डालेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। भौतिक नियमों की प्रकृति में मैंने सबसे पहले आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम बताया। क्लासिकल फिजिक्स में सर्वप्रथम द्रव्य और ऊर्जा को अलग अलग स्वतंत्र राशियां माना जाता था, परंतु क्वांटम मैकेनिक्स के अध्ययन के पश्चात आइंस्टीन ने ये सिद्ध किया कि द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग राशियां नहीं हैं, बल्कि ये ठीक उसी भांति हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू, अर्थात द्रव्य ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्य में रूपांतरित किया जा सकता है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में हम अध्ययन करते हैं कि प्रकृति की संपूर्ण द्रव्यमान और ऊर्जा का योग सदैव संरक्षित होता है, न कि अलग से द्रव्यमान या ऊर्जा संरक्षित होती है। तो ध्यान रहे, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार प्रकृति के संपूर्ण द्रव्यमान और ऊर्जा का योग सदैव संरक्षित होता है, अर्थात मास प्लस एनर्जी, सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। द्रव्यमान और ऊर्जा का योग सदैव नियत होता है, इसे द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। और इस अध्याय में